छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़तालियों की वजह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। 24 दिसंबर से जारी डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल को 42 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई हो नहीं पाई है, जिसके चलते डीएड अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों ने हर तरह का प्रदर्शन कर लिया, यहां तक कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव भी किया, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और न ही बातचीत के लिए कोई पहल की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में मिड डे मील के रसोइयों ने भी प्रदेशव्यापी हड़ताल कर दी है। प्रदेश भर के करीब 86,000 मिड डे मील रसोइयों ने हड़ताल की है। रसोइया संयुक्त संघ के सदस्य अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। वहीं तूता अभनपुर ब्रिज पर चक्का जाम करने और तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन भी लिया है। पुलिस ने रसोइया संघ के 500 से 600 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले हजारों रसोइये प्रतिदिन 66 रुपये मानदेय पाते हैं। उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अधिकांश रसोइया महिलाएं हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से आती हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़तालों का दौर चल रहा है, कहीं अनशन चल रहा है, कहीं प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर सरकार ने धरना प्रदर्शन स्थल बनाया है और वहां पर अगर किसी को आंदोलन करना है तो उसके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन के दौरान कौन से संगठन की कौन सी मांग है। अब वो सारी चीज़ें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब हम वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धरना देने वाले हैं, जो आंदोलन करने वाले हैं, जो प्रदेश के अलग अलग कोने से रायपुर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर रह कैसे रहे हैं, यहाँ पर जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मेरे बाएं तरफ देखिए, एक शेड बना हुआ है। ये गवर्नमेंट ने एक शेड बनाया है तूता धरना स्थल पर, और इस शेड के नीचे बैठकर लोग धरना देते हैं, अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब शेड के बाहर की तस्वीरें देखिए, जो इनको रात में रुकना, खाना पीना, उनकी कैसी व्यवस्था है। खुले आसमान के नीचे ये पूरा व्यवस्थाएं जमाई गई हैं। यहाँ पर देखिए कि इस पूरे इलाके में चारों तरफ चूल्हे दिख रहे होंगे, पत्थर और मिट्टी से बने हुए चूल्हे हैं और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जानी, इन चूल्हों में खाना बनता है। अभी एक देखिए एक रसोइया संघ की महिला जो है वो रोटी बना रही है और यहाँ पर थाली के ऊपर रोटी को बेला जा रहा है और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को और इस तरह दिखा दें। पूड़ियाँ जो है देखिए किस तरीके से लकड़ियाँ जलाकर यहाँ पर कढ़ाई से खाना बनाया जाता है, चाय बनाई जाती है और ये मजबूरी है। ये इसलिए मजबूरी है कि इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है और महीने भर से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं आया है। ये देखिए कतार, देखिए चूल्हों की कतार देखिए, पत्थर के चूल्हे हैं और यहाँ से वहाँ तक मतलब करीब 500 मीटर 700 मीटर दूर तक एक तरफ ये चूल्हे बने हुए हैं। कुछ उसी तरीके की तस्वीरें दूसरे तरफ भी हैं, दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। चारों तरफ लकड़ियाँ जो है वो इकट्ठी करके रखी गई हैं। अब धीरे धीरे शाम का वक्त आएगा तो यहाँ पर आग जलेगी और आग जलाने के बाद यहाँ पर खाना पकता हुआ दिखाई देगा। हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार, ऐसा नहीं है कि केवल हम आ रहे हैं, और भी लोग आते हैं, विपक्ष के लोग आते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, जोगी कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, अन्य राजनीतिक दल के लोग आते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के लोग आ रहे हैं। सबको दिख रहा है कि यहाँ बहुत परेशानी है, लोग मजबूर हैं, लेकिन केवल प्रशासन को नहीं दिख रहा है। जिन विभागों के अंतर्गत ये लोग आते हैं, जिन विभागों के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं, उन लोगों को नहीं दिख रहा है। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो मंत्रालय में बैठे हैं, उन तक खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो रही है और यही कारण है कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग दयनीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हमारे सहयोगी अंकुश ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई कि कितनी परेशानी में, कितनी तकलीफ में ये रसोइये वहां पर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हैरानी की बात है कि अभी तक इनसे संवाद की कोई कोशिश नहीं की गई है, समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता जब ये शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब इनको रोका गया, इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। 500 से 600 रसोइये ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और इन सब के बीच बड़ी बात यह कि कई रसोइयों की अब तक तबीयत भी खराब हो गई है। ये दावा किया जा रहा है हड़ताली रसोइयों की तरफ से कि 2 रसोइयों की अब तक मौत हुई है तबीयत खराब होने की वजह से। एक का नाम दुलारी यादव और दूसरी का नाम रुक्मणी सिन्हा। एक तीसरी रसोइये की तबीयत खराब होने के बाद उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया
तो ये इस वक्त की स्थिति है। दो तरह की हड़ताल चल रही है, एक तरफ डीएड अभ्यर्थी हड़ताल कर रहे हैं, उनकी हड़ताल का 42वां दिन हो गया है, तो दूसरी तरफ 29 दिसंबर से रसोइया संघ की भी हड़ताल चल रही है। 86,000 रसोइये जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तूता धरना स्थल पर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग मानी नहीं गई है। 3 सूत्री उनकी मांगे हैं। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, कलेक्टर दर पर उनको मानदेय दिया जाए जो कि अभी 66 रुपये प्रतिदिन है। वो मांग कर रहे हैं कि उसे बढ़ाकर 500 रुपये 400 रुपये किया जाए जो कि कलेक्टर ने निर्धारित किया है। मतलब महीने में उनको 12,000 रुपये दिए जाएं, लेकिन फिलहाल सरकार का एक ऐसा कहना है कि इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, लिहाजा ये मांगे नहीं मानी जा सकती। बीच का एक रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई रास्ता निकल नहीं पाया। दूसरी तरफ डीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है नियुक्ति का, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश दे दिया है, तो 2300 अतिरिक्त पदों पर अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, कि उनकी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। वो शिक्षा मंत्री से भी ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, उनसे संवाद नहीं स्थापित किया गया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब डीएड अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे थे शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए, तब इनको रोक दिया गया, वहां तक जाने नहीं दिया गया। हर तरीके का प्रदर्शन इन्होंने करके देख लिया। इस दौरान डीएड अभ्यर्थियों ने सामूहिक मुंडन भी करवाया, कटोरा लेकर भीख भी मांगी, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। तो 42 दिन लगभग हो गए हैं डीएड अभ्यर्थियों को हड़ताल करते हुए, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गई है। विपक्ष के तमाम नेता इनके बीच पहुंचे, जानकारी के मुताबिक उमंग सिंघार भी इनके बीच पहुंचे, इनसे संवाद किया, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष से कोई बड़ा चेहरा यहां पर इनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से विनय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ रसोइया संघ से भी गेस्ट जुड़ने वाले हैं, साथ ही शिक्षक फेडरेशन से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ जाएंगे, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। विनय शुक्ला जी, क्या समझ पा रहे हैं? आप लोगों ने तो अपना समर्थन भी दिया जाकर वहां पर, डीएड अभ्यर्थियों को भी दिया, रसोइया संघ को भी दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहुंचा भी नहीं है और कोई समाधान भी नहीं हो रहा है। क्या सरकार ये मानकर चल रही है कि इन सभी के पीछे आप लोग हैं, मतलब विपक्ष का हाथ है, इस वजह से ये आंदोलन कर रहे हैं और अनशन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को भी और आपको भी, मेरे साथी पैनलिस्ट बैठेंगे उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जो है लोगों को भ्रमित करने का काम बराबर करते आ रही है, और इस कदर भ्रमित कर रहे हैं कि हर रोज एक नया योजना बना रहे हैं और हर एक योजनाओं को ये कागज में लाते हैं और फिर से भूल जाते हैं। हमारे जो रसोइया हैं पिछले महीने भर हो गए, महीने से ज्यादा हो गए, ये धरने पे बैठे हुए हैं, और जो इस तरह जो 500-600 लोगों के ऊपर एफआईआर किए हैं, वो तो तानाशाही जैसे रवैया अपनाते जा रहे हैं। क्योंकि जब ये चुनाव के समय आते हैं और वोट मांगने जाते हैं तो बड़ा हाथ जोड़कर इनसे वोट मांगते हैं और बार बार कहते हैं कि आपकी सारी मांगे हम पूरी करेंगे, लेकिन आज जब उनकी आवश्यकता पड़ रही है तो ये अपने घरों जो बंगले रखे हैं, सरकारी बंगले, वहां तक जाने नहीं दे रहे हैं और पुलिस को सामने करके इनको भगाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति छत्तीसगढ़ के जनता और जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हम तो इसका सीधा सवाल कर रहा हूं विनय जी, उसका जवाब दीजिएगा। इनकी मांग ये है कि इनका जो दैनिक वेतन है उसको बढ़ाकर 400 रुपये किया जाए। फिलहाल इनको 66 रुपये हर दिन के हिसाब से मिल रहा है, मतलब ये कलेक्टर दर पर महीने के 12,000 रुपए की मांग कर रहे हैं जी। ये तो आपको ये मांग जायज लग रही है? बिल्कुल जायज है। देखिए, 66 रुपया में दिन में काम करते ये महिला समूह के लोग जो बच्चों के लिए पोषण का आहार बनाते हैं, अगर उनकी मानदेय 66 रुपया है तो हमको शर्म की बात है। इनको बराबर मिलना चाहिए, जो कलेक्टेड दर है कम से कम उनको तो मिलना ही चाहिए। अब इसी पर मेरा काउंटर क्वेश्चन है विनय जी, फिर सत्ता पक्ष का सवाल है, बीजेपी का सवाल है कि जब आप लोग सरकार में थे और आपको लग रहा है कि मांग जायज है, तो फिर आपने क्यों नहीं बढ़ा दिया? अगर आप 66 से बढ़ाकर इसको 150-200 तक ले गए होते तो उनके लिए आज 400 करना आसान होता, ऐसा उनका कहना है। देखिए, जब हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में 5 साल आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनाए, तो हमारे यहाँ 2 साल तो कोरोना में निकल गया। रही बात 3 साल में, तो हमारी सरकार ने बराबर योजना बना रही थी, लेकिन बनाते बनाते सरकार चली गई है। ये कमी थी हमारी, हम उसको मानते हैं, लेकिन वर्तमान में ये सरकार जब 2 साल से केंद्र में भी बैठी है, 11 साल से केंद्र में है और 2 साल से
छत्तीसगढ़ में हैं ये सरकार, तो कम से कम इनको दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो टीम होती है, प्रवक्ता होते हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, ध्यान को भटकाने के लिए कांग्रेस का नाम दे देते हैं। और कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं किए हैं, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, उनका देखिए, ये कहना वर्तमान था, में उनका ये कहना था कि आप 5 साल में नहीं कर पाए, हमारी सरकार को 2 साल हुआ है, हम इस पर काम कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। त्वरित वो फायदा देने के लिए कह रहे हैं कि हम जो 2,000 रुपए प्रति महीना है उसको बढ़ाकर 2,500 कर देंगे, 500 रुपए उसमें हम ऐड ऑन कर देंगे। बाकी हम विचार कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि मांगों को खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। आप 5 साल में नहीं कर पाए, उनका कहना है अभी तो हमें 2 ही साल हुए हैं। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ बने पिछले 20-25 साल हो गए हैं। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 5 साल हम आए और हमने पूरे छत्तीसगढ़ वादियों को समझते हुए छत्तीसगढ़िया की सरकार बनाए। कांग्रेस 5 साल में बढ़िया काम किए हैं। देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये सरकार केवल भ्रमित कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो। डॉक्टरों का भी आप देखिए, आयुष्मान कार्ड के तहत इन्होंने भी चेतावनी दी है कि हम हड़ताल पे जाएंगे अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो। दूसरी तरफ शिक्षक भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो हम अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे। हड़ताल करते हुए कितना नुकसान होता है, एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान छत्तीसगढ़ राज्य झेल रही है। और ये सरकार केवल अपने मुनाफे की और अपने बड़बोलेपन के कारण ये सरकार जनता से दूर होते जा रही है। जनता की मांग होनी चाहिए। ये सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है, तो इनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को जितना से जितना लाभ दे सके, इनका ये काम है। हमारी बहनें जो शिक्षक पर आते हैं, अब शिक्षक पर आते हैं। 2023 की वैकेंसी है, तब आपकी सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। आपने जब विज्ञापन दिया नियुक्ति का, तो उसमें आपने ये क्लियर क्यों नहीं किया कि ये सिर्फ डीएड अभ्यर्थियों के लिए है, इसमें बीएड पात्र अभ्यर्थियों के लिए ये नियुक्ति नहीं है? अगर आपने ऐसा किया होता तो ना नियुक्ति को चैलेंज किया जाता हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ना नियुक्ति अटकती। तो ये कहा जा रहा है कि न्यू विवाद की आपने रख दी थी। 2023 में जब आपने नियुक्ति का विज्ञापन दिया तो आपने क्लियर ही नहीं किया कि इसमें बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन ना करें, ये सिर्फ डीएड वालों के लिए है। देखिए, ये आपकी समझने की बात होती है। जब हमारी सरकार थी तो हमने कम से कम उसका वैकेंसी निकाल के उनको हम लेते, लेकिन सरकार चली गई है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी सरकार में हमने पूरा सरकार के जाने से पहले, विनय जी, सरकार के जाने से पहले 2023 में आपने वैकेंसी निकाली और उसके ठीक बाद इसको डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। तब तो आपकी सरकार थी, भूपेश जी मुख्यमंत्री थे। आप एक नोटिफिकेशन ले आते और आप ये कहते कि त्रुटि हो गई शिक्षा विभाग की तरफ से, हम उसको ठीक करते हैं, सिर्फ डीएड अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा करके ठीक कर सकते थे। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमने इसी कारण उस वैकेंसी को निकाला था, लेकिन चूंकि चुनाव पास में थे, त्रुटियां हो सकती थी और हमारी कमी थी तो हम नहीं कर पाए। लेकिन जब सरकार बदल गई तो इनको तो समझना चाहिए, ये सरकार को बिल्कुल करनी चाहिए, उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की जनता है और छत्तीसगढ़ के लोग, अगर आप रोजगार नहीं देंगे। मैं सुना हूं अभी 2-3 दिन का रोजगार मेला भी छत्तीसगढ़ सरकार निकाली, जिसमें केवल 1600 लोगों को नियुक्ति पत्र दी और बाकी को भगा दिए। 15,000 लोग बेरोजगार लोग। ठीक है विनय जी, फिर से आऊंगा आपके पास। राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उप प्रांत अध्यक्ष हैं शिक्षक फेडरेशन के। राजेंद्र जी, बीते कई दिनों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। आप हर दिन डिबेट में आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। बात हम उससे आगे की करेंगे। एक तो ये कि क्या अभी कोई प्रयास किया गया, कोई अपडेट आया, कोई आश्वासन दिया गया, कोई मैसेज आया शिक्षा मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से आप लोगों के पास, या अभी तक कोई मैसेज नहीं आया आज भी? आवाज मिल रही है आपको राजेंद्र जी? ठीक है, नहीं मिल रही है, हम ऑडियो दुरुस्त करवाएंगे। सवाल यही उठ रहा है विनय जी, हम बीते कई दिनों से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब डीएड अभ्यर्थियों की लड़ाई को हमने अपनी लड़ाई बनाया है, रसोइया संघ की लड़ाई को हमने आवाज़ दी है, उनकी आवाज़ को बुलंद किया है। हम चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इनकी आवाज़ को बुलंदी देने में विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिले। आप लोगों की क्या अभी इस वक्त क्या स्थिति है, क्या स्टैंड है इनकी मांगों को लेकर, इनके साथ आपकी मौजूदगी को लेकर? हमने देखा था उमंग सिंघार वहां पर गए थे, आपने समर्थन तो दिया है, लेकिन उसके बाद कोई और नेता वहां पर नजर आ नहीं रहा है। इनकी मांगों को लेकर आप लोगों की तरफ से आगे क्या रोड मैप रहेगा, क्या करेंगे आप लोग? देखिए,
अगर गरीब जनताओं की आवाज को उठाने में आप लोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप हमारे देश के एक स्तंभ हैं, जो अगर जो सरकार गलती करती है उसको खामियाजा को दूर करने के लिए आप बराबर डिबेट करते हैं। आप सरकार को ये बताते हैं कि यहाँ पे आपकी कमी है। आप लोग के पत्रकार की वजह से आज एक विश्वास जिंदा हुआ है। मैं मानता हूं कि कोई भी आंदोलन जब होता है तो किसी सहयोगी की जरूरत होती है। रही बात कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिदार जी, अगर वो सपोर्ट करने गए हैं तो ये निश्चित रूप से आप जानिए कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है जिनको अन्याय दिख रहा है, अन्याय मिल रहा है। और हम सरकार विपक्ष के नाते सरकार में बैठे लोगों को आईना बराबर दिखाएंगे कि आप जहां गलत कर रहे हैं उसको बोलने का काम करेंगे। राजनीतिक बात नहीं है, ये उस परिवार की बात है जिनके सहारे परिवार चलती है। आप जब वोट मांगने जाते हैं, हम जब वोट मांगने जाते हैं लोगों के पास, तो उनका कर्तव्य समझकर हम जब उनसे हाथ पैर जोड़कर वोट लेते हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि उनकी जो मजबूरियां हैं, उनकी जो दुख मन है, उसको हम पूरा समझे। लेकिन और जी ये इनकी संख्या कोई छोटी संख्या तो है नहीं, 86,000 रसोइये हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में डीएड अभ्यर्थी बैठे हैं। जैसे आप कह रहे उमंग सिंघार पहुंचे, वहां पर भूपेश बघेल भी पहुंच जाते ताकि इनका विरोध और इनके विरोध को बल मिलता, वहां पर उनकी मौजूदगी और बड़ा संदेश देती। या फिर राहुल गांधी जी जिस तरीके से इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे, यहां भी पहुंच जाते। क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि हम युवाओं की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो बड़े चेहरे भी तो यहां पर नजर आने चाहिए। हम सत्ता पक्ष से तो सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन बतौर विपक्ष और बीजेपी के सामने एक बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, इस वजह से हम उसके आला कमान से भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी भी मौजूदगी यहां पर दिखनी चाहिए। और ये भी यही उम्मीद कर रहे होंगे जो अनशन पर बैठे हैं। जी, मैं आपकी बातों को समर्थन करता हूं, लेकिन चूंकि हमारे बड़े नेताओं का अभी जैसे आप राहुल गांधी जी की बात करें तो अभी वो लोकसभा चल रहा है, सेशन चल रहा है, सेशन, तो उसमें वो व्यस्त हैं। उनको भी वहां पे उपस्थिति बहुत जरूरी है क्योंकि देश का मामला है। और हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी और हमारे जो लीडर हैं आदरणीय दीपक बैज जी, चरणदास महंत जी, बिल्कुल आप जैसा समझ रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी उनके साथ खड़े हैं। और जैसे ही समय मिलेगा उनको जरूर जाएंगे और उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। ठीक है, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप डीएड अभ्यर्थी हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मौके पर डटे हुए हैं। और साथ ही साथ नीलू ओंगड़े जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं रसोइया कर्मचारी संघ से। शैलेंद्र, आप मुझे बताइए कि कोई अपडेट आया या बात जहां की तहां अटकी हुई है? कोई मैसेज नहीं है, कोई संदेश नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई पहल नहीं है, जो स्थिति थी वही है, या कोई अपडेट है? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर, जो हमारे दुख दर्द को आप पूरी जनता तक दिखा रहे हैं। और साथ में जो हमारे साथी प्रवक्ता लोग हैं उन लोग को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सर, आश्वासन की बात है सर, अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है। और पिछले टाइम हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले थे तो बोले थे कि जहाँ जहाँ रुकावटें हैं वहाँ पास जा करके अनुनय विनय करिए करके। तो हम माननीय ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है उनसे तीन बार मिल चुके हैं। सामाजिक परिदृश्य से भी अपनी बात उन तक पहुंचा दी है। तो ओपी जी का कहना है कि अब मैं पॉजिटिव हूँ, कैबिनेट में जैसे ही प्रस्ताव आ गया उसको मैं मंजूरी दे दूंगा करके। लेकिन आज मैं संपर्क साधने की कोशिश किया हूँ माननीय गजेंद्र यादव के बंगले में, तो उन लोग के जो वहाँ जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं उन लोग का कहना है कि लिखित में लेकर आइए, वित्त मंत्री जी से लिखित में लिखवा करके लेके आइए कि कैबिनेट में प्रस्ताव को मांगा गया है करके। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर कोई मंत्री जो वित्त मंत्री है क्या लिखित में देंगे सर, कि दूसरे विभाग को, कि अपने विभाग का मामला को लेकर के कैबिनेट में प्रस्तुत करे करके? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर, हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है। माननीय गजेंद्र यादव जी के कहने पर ही हम लोग जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं सर। जिनका दरवाजा खटखटाने के लिए बोल रहे हैं उनके दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारा समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी आपको वित्त मंत्री के पास भेज रहे हैं, वो भी तो वित्त मंत्री से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि आप क्या कैबिनेट बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव ला रहे हैं क्या? क्या एक दूसरे के पास नंबर नहीं है क्या, कि मतलब डायरेक्ट फोन करके नहीं पूछ सकते हैं, अपने कार्यालय की तरफ से मैसेज नहीं दे सकते हैं? जी सर, वही बात हम लोग रख रहे थे कि माननीय मंत्री जी से कि महोदय जी आप ही बात को रख दीजिए, आप फोन से बात कर लीजिए। तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ? मैं बात नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, उनसे अनुनय विनय करिए, रिक्वेस्ट करिए, अगर वो मंजूरी दे देंगे
तो मैं कैबिनेट में प्रस्ताव रख दूंगा बोले हैं। लेकिन ओपी जी का साफ शब्दों में कहना है सर कि इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, जैसे ही कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तो मैं उसको वित्तीय मंजूरी दे दूंगा बोल रहे हैं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी के अब इसमें सीधी सी ठीक बात है। है सर, उनके जो कुल मिला के आप लोगों नियत को घुमाया वाली जा बात रहा है, गोलमोल बातें हो रही हैं, समाधान नहीं हो रहा है। हम आपकी बातों से यही समझ पा रहे हैं। नीलू उंगड़े जी, आप लोगों के केस में क्या अपडेट है? क्या कोई प्रयास किया गया, कोई पहल की गई? क्योंकि 2 महिला रसोइयों की मौत की जानकारी है, दुलारी यादव, रुक्मिणी सिन्हा, इन दोनों की मौत हो गई। एक तीसरी की तबीयत खराब है। 500 से 600 रसोइयों के ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। ये सब तो शासन और प्रशासन त्वरित गति से कर रहा है, लेकिन क्या संवाद भी त्वरित गति से हो रहा है? समाधान के लिए भी त्वरित गति से कोई प्रयास किया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ हमारे तरफ से मतलब उनके तरफ से कोई ऐसा आश्वासन और ऐसा कोई हमारे से अधिकारी लोग मिलने नहीं आए और ऐसा हमें समाधान होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। और हम मांग क्या रहे हैं शासन प्रशासन से, है ना, जो घोषणा पत्र में है हम उसी को मांग रहे हैं। आप चाहे तो हम घोषणा पत्र लेके बैठे हैं, हम जो घोषणा पत्र में 50% विधि है कम से कम उसी को दे दें। कलेक्टर दर ना देते हुए तो अगर कम से कम 50% उसको दे दें, मगर उसको लिए भी 25% के लिए बोल रहे हैं। मगर अभी तक से उनके लिए ना कोई लेटर जारी किया गया है कि 25% देने के लिए तैयार हैं करके, और ना ही हमें कोई अधिकारी आके आश्वासन दिया है, एवं ना ही गजेंद्र यादव जी जो शिक्षा मंत्री है उसने आश्वासन नहीं दिया है कि हम 50% या 25% देने के लिए तैयार हैं। बस चर्चा करने के लिए बस तैयार होते हैं, देने के लिए तैयार नहीं होते हैं महोदय। और मांग क्या रहे हैं, जो घोषणा पत्र में हम उसी को मांग रहे हैं। हम दर्शकों की समझ के लिए इसको क्लियर कर दें, क्योंकि आप लोग जब परसेंट में बोलेंगे तो हो सकता है कि उनको समझ में ना आए, उनको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इन लोगों की जो हर दिन की जो वो है सैलरी है 66 रुपये के आसपास इनका मानदेय है, और महीने के हिसाब से उसको देखा जाए तो 2000 रुपये बनते हैं। सरकार कह रही है कि हम 25% बढ़ाएंगे, मतलब 2000 से वो 2500 कर देंगे। इनकी मांग है कि ठीक है, आपने जो अपने घोषणा पत्र में 50% कहा था उतना ही कर दीजिए, मतलब 2000 से बढ़ाकर 3000 कर दीजिए। मैं सही समझ पा रहा हूं नीलू जी? 3000 की मांग कर रहे हैं, मतलब हर दिन 100 रुपए की मांग की जा रही है रसोइयों की तरफ से कि आप कम से कम हर दिन हमको खाना बनाने के बदले 100 रुपया तो दे दीजिए। सरकार को यह भी ज्यादा लग रहा है। सरकार का यह कहना है कि हमारे बजट के बाहर की बात है, ये बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, हम 100 रुपया पर डे का नहीं दे सकते हैं, जबकि कलेक्टर मानदेय 400 रुपए का है। कल बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जब जुड़ी थी नीलू जी, तब उनका यह कहना था कि हम तमाम सुविधाएं भी तो दे रहे हैं, इनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, इनको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इनको हम नारी वंदन योजना के तहत भी इनको हम लाभ दे रहे हैं, बाकी तमाम योजनाओं का लाभ तो हम इनको दे रहे हैं। तो फिर ये अपनी मांगों पर क्यों अड़े हुए हैं और इनकी मांगे जायज नहीं है? अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगी सर, जब घोषणा पत्र में शामिल किया गया तो इनके पास बजट का वो उस दिन नहीं सोचे कि जब घोषणा पत्र में शामिल किया रसोईया का, जो हमारे रसोईया दीदी है पूरे छत्तीसगढ़ में 87,000, उस रसोईया दीदी से वोट मांगने से पहले या घोषणा पत्र में लाने से पहले ये लोग बजट का नहीं देखे होंगे? बजट प्रावधान में हम कैसे देंगे? वोट मांगने से पहले ये नहीं सोचे होंगे कि क्या हम इनको देंगे, घोषणा करेंगे तो उनको देने का जरूरत है करके अब क्यों बजट का रोना रो रहे हैं? और जो मैडम जुड़ी थी कल हमारे साथ बीजेपी के, क्या नाम है उनका, वो दीदी का नाम मैं भूल रही हूँ, वो दीदी बोल रहे थे कि 1.5 घंटे में खाना बन जाता है करके। मैं उनको निमंत्रण दे रही हूँ आरंग ब्लॉक में, मैं भी धरना पे बैठी हूँ आरंग ब्लॉक में, है ना, आरंग ब्लॉक में कम से कम 900 है, पूरे एक साथ इस्तीफा देंगे अगर वो दीदी जो आके कल बोल रही थी ना कि 1.5 घंटा में खाना बन जाता है करके, हम एक साथ इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर वो 1.5 घंटा में खाना बना के हमारे बच्चों को खिलाएंगे। कैसे दीदी हो? अच्छा, आप लोगों की हड़ताल के पीछे विपक्ष तो नहीं है नीलू जी? आप लोगों की हड़ताल के पीछे कांग्रेस पार्टी तो नहीं है? क्योंकि सरकार को ये लग रहा है, और सर नीलू जी 1 सेकेंड, आपको अगर आवाज आ रही है, आप लोगों की हड़ताल के पीछे विपक्ष तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो नहीं है? क्योंकि सरकार को और बीजेपी को ये लग रहा है कि आप लोगों के आंदोलन के पीछे कोई और लोग भी हैं। नहीं, सिर्फ हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए। ये जब घोषणा पत्र तैयार किए थे सर, घोषणा पत्र मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, घोषणा पत्र मेरे पास है। ये लोग बोले थे कि 3 महीने के भीतर हम 50% वृद्धि बोले थे। आज 2 साल हो गए इनके सरकार आए हुए, मगर अभी तक से हमें दिया नहीं गया सर। तो अपने हक और अधिकार मांगने के लिए हम निवेदन आवेदन सब कुछ करके देख चुके हैं, इतना सब हम मना के देख चुके हैं, तब हमें रोड पर लड़ाई लड़ना आना पड़ा, मजबूर है ना, हम बाध्य हन। ऐसे हमारा शौक नहीं है सर कि हम अपन स्कूल में सेवा देवत हन, अगर बोला हम आके यहाँ
रोड में हम बैठबो हम ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आप सबका धन्यवाद हमें करना होगा और हम सरकार के सामने यही सवाल छोड़ जाते हैं जो सवाल नीलू जी पूछ रही हैं कि 66 रुपए में क्या आप अपना घर चला सकते हैं? हर दिन आपके घर का जो खर्चा है क्या वो 66 रुपए में चल सकता है? और दूसरी बात, अगर आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आप 50% तक मानदेय बढ़ाएंगे तो फिर घोषणा पत्र के हिसाब से ही आप 50% बढ़ा दीजिए। अगर नहीं करना था तो फिर घोषणा पत्र में आपने ये ऐलान क्यों किया था? उम्मीद करेंगे कि इसका जवाब मिलेगा। सरकार की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले थे, नहीं जुड़े, शायद उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा, इसलिए समय भी नहीं रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।